प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2021 का अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है और लगातार सफल अभ्यर्थियों से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, उनसे आपको रूबरू करवा रहे हैं। जहां उनसे आपको तैयारी के संदर्भ में जानकारी मिलती है, वहीं आपको ये पता भी लगता है कि किन किन संघर्षों का उन्होंने सामना किया, किन किन मुश्किलातों से वो गुजरे और अंततः एक मुकाम हासिल किया। बहुत दिनों से ये कहा जा रहा था विद्यार्थियों के द्वारा कि जो सर्वोच्च रैंक पर चयनित विद्यार्थी हैं उनसे भी हमारी मुलाकात करवाइए। तो आज मेरे पास जो सेलिब्रिटी बैठी हैं वो हैं प्रिया बजाज, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी सेकंड रैंक पूरे प्रदेश भर में आई है। तो प्रिया, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद सर। अच्छा प्रिया, कैसा लग रहा है आपको? एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा है, हर जगह टीवी पर, मैगजीन में, सोशल मीडिया पर आपकी चर्चा है, तो क्या महसूस करती हैं आप? सर, सबसे पहले तो सरस्वती मैया का शुक्रिया कि मुझ पे उन्होंने कृपा दृष्टि। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है आपकी बात। बिल्कुल सर। इसके बाद सर मेरे गुरुजन, जिसमें मैं आपका नाम लेना चाहूँगी विशेष रूप से कि मेरे गुरुजी आप ही हैं। मैंने मेरे गुरु के रूप में आपको ही संकल्पित किया था और वर्तमान में भी अगर गुरु के नाम में मैं शीर्ष स्थान पे रखती हूँ तो आपको रखती हूँ। धन्यवाद। और इसके साथ साथ मेरे परिवार का बहुत अहम योगदान रहा और कुछ छोटी छोटी कड़ियाँ मेरे साथ जुड़ती गई, जिन्होंने मेरी इस सफलता में कहीं ना कहीं भूमिका निभाई है। तो सर, इस परीक्षा में इतनी अच्छी रैंक के साथ पद स्थापित होना मुझे लगता है कि अपने आप में मेरी मेहनत और ईश्वर की कृपा का एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहा। इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद, आपका धन्यवाद। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? आपके पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं, भाई बहन क्या करते हैं? जी सर, सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि एक बिल्कुल रिमोट एरिया से, जो कि केसरी सिंहपुर एक कस्बा है सर, बिल्कुल, मैं तो टाउन है, उससे मैं बिलोंग करती हूँ। और मेरी फैमिली में आरएस नाम, सिर्फ आरएस एक पोस्ट है, इसके बारे में, इसकी प्रोफाइल के बारे में कोई नहीं जानता। मेरे पिता बहुत एक साधारण व्यक्तित्व हैं और मेरी माता एक गृहिणी हैं। मेरे पिताजी एक शॉपकीपर हैं सर। अच्छा अच्छा। और इसमें मेरे भाई हैं, एक शॉपकीपर हैं और बड़े भैया मेरे बैंक में, पीएनबी बैंक में पद स्थापित हैं और उनकी गाइडेंस रही और वो मुझे आपके पास लेके आए थे। मुझे वो घड़ियाँ, वो पल अभी भी याद हैं जब वो आपको मेरे पास लेकर आए थे। जी सर। तो ये एक सामान्य से परिवार से होने के नाते और एक सामान्य सी पृष्ठभूमि होने के नाते मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपके परिवार में कोई आरएस आईएएस चयनित एक ऐसा मेंटर हो जिसके थ्रू आप कह सकें कि मेरे को ये प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। आपके गुरुश्री होते हैं, अगर उनको आपका सपोर्ट, उनका सपोर्ट आपको मिलता है और आपके परिवार का आपको सपोर्ट मिलता है, तो एक साधारण व्यक्तित्व भी प्रिया बजाज के जैसे अच्छा व्यक्तित्व और मुझे लगता है निखरा हुआ टॉप रैंकर बन सकता है। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि एक सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जैसा कि अधिसंख्यक परिवारों में होता है, तो शैक्षणिक पृष्ठभूमि आपकी क्या रही? कितने प्रतिशत अंक 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में हुए? ग्रेजुएशन में स्ट्रीम आपकी क्या थी? जी सर, मैं सर स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी कि मैं बिलो द एवरेज स्टूडेंट थी। 10वीं में मेरे पूरे 70% भी नहीं है। मैं 69% के साथ मैंने 10वीं पास की। इसके बाद लगातार मुझे पढ़ाई की तरफ धीरे धीरे मेरा रुझान हुआ और 83% के साथ मैंने 12th पास आउट की और मेडिकल स्ट्रीम लिया। ये 12th आपने कौन से सन में की थी? सर 2011 में। 2011 में। अब यहाँ प्रिया, मैं संशोधित करना चाहूँगा थोड़ा सा। मैं आपको एवरेज स्टूडेंट नहीं मानूंगा, मैं आपको ब्रिलियंट स्टूडेंट मानूंगा, क्योंकि 2011 में 83% मार्क्स किसी साधारण बच्चे के नहीं आ सकते। अब तो हम देखते हैं कि 90% अंक तो कोई भी अर्जित कर लेता है। परंतु सर, ये जागृति मुझे 11th के बाद आई। एक बच्चा जैसे कंसिस्टेंसी जिसकी रहती है कि बहुत इंटेलिजेंट रहता है, वो टॉप करता है और उसकी मतलब ग्रेजुएशन या आरंभिक मतलब पढ़ाई बहुत अच्छी रहती है। पर ये जागृति मुझे 11th से बेसिकली आई, जहाँ मुझे लगा कि अगर अपना बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एक पढ़ाई ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू हम अपने परिवार की मतलब
शान शौकत में वृद्धि कर सकते हैं और खुद का एक स्टैंड बना सकते हैं कि लोग आपको जाने। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बीए की, बीएससी की, बीकॉम की, क्या किया आपने? सर मैं बताना चाहूँगी कि मैं बीएससी की मेडिकल की स्टूडेंट रही हूँ और इसके साथ साथ मैंने आरपीएमटी का पेपर भी क्लियर किया था। अरे वाह। उस दौरान जब मेरी 18 साल उम्र हुई थी, परंतु उसमें सर प्राइवेट मेरे को कॉलेज मिला जो चेन्नई में था और 30 लाख का एक बड़ा डोनेशन उस समय मांगा जा रहा था, जो कि मेरी पारिवारिक स्थिति इतनी सशक्त नहीं थी। इतनी क्या मतलब, अगर वो 5 लाख की राशि भी होती तो उस समय इतनी सशक्त नहीं थी कि हम दे पाते। तो वो एक टर्निंग पॉइंट रहा मेरी लाइफ का कि मुझे वहाँ से एक कट करना पड़ा कि मेरी इस लाइन में इतनी गति नहीं हो सकती, कि कहीं ना कहीं मुझे और देखना चाहिए कि मैं कहाँ जा सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो जहाँ एक साइंस की पृष्ठभूमि का बच्चा होता है, अब जो आरएएस के कोर सब्जेक्ट हैं वो तो जियो, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आई इसमें? कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा? सर डेफिनेटली ये एक बहुत संघर्ष की एक लंबी कहानी है, जिसमें 2014 में मैं जब बीएससी पास आउट की मैंने, तो मुझे मेरे बड़े भाई ने बताया कि आरपीएससी में ये पेपर होता है और अपने को इसमें भी देखना चाहिए। अगर तुम्हारी मेहनत है और तुम्हारा डेडिकेशन है तो तुम मेहनत करके देखो, क्या पता हम इसमें अच्छा कर पाएँ दोनों जने। उनका मेरे को गाइडेंस मिला और मेरी मेहनत थी। तो इसमें सर मैं जब यहाँ पे सूरतगढ़ में, मुझे लगता है कि 16 अगस्त 2014 एक तारीख थी जो मैं यहाँ पे सूरतगढ़ में बैग पैक करके एक छोटे से बैग के साथ मेरे भाई मेरे को छोड़ के गए हैं यहाँ पे। और तब मुझे मानव शरीर की संरचना के अलावा ये भी नहीं पता था कि राजस्थान में तब 33 ज़िले होते हैं या राजस्थान की कैपिटल जयपुर होती है। तो मुझे ज़ीरो नॉलेज के साथ मैंने स्टार्ट किया, जिसमें मुझे कोई न्यूज़पेपर का ज्ञान नहीं, कोई राजस्थान का ज्ञान नहीं, कोई आर्ट्स का एक सब्जेक्ट भी नहीं आता। तो ये एक बहुत ऐसा था कि मेरे लिए मतलब सिलेबस का एक बहुत बड़ा पहाड़ था कि इसको कैसे मैं टैकल करूँगी और कैसे एक सब्जेक्ट को कवर करूँगी। सर साइंस के अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। फिर तैयारी शुरू हो गई। प्रथम प्रयास आपने दिया 2016 वाला। जी सर। तो 2016 वाले परिणाम में क्या प्री क्लियर हो गया था आपका? जी सर, मेरा प्री क्लियर हो गया, परंतु मेंस में मेरे 29 नंबर कम रहे थे कट ऑफ से। 29 अंक आपके कम रहे। मुझे वो दृश्य भी याद है जब 29 अंक कम रहे और आप बहुत ही ज़्यादा तनाव में, या कई बार वो रोआ धोई भी चालू हो जाती है, आप जानते हैं। जी सर। तो फिर आपने अपने आप को उसमें से कैसे उबारा? सर मैं उसी दिन आपके पास शाम को आई थी, तो मैंने जब आपके साथ मुलाकात की तो मेरा आपके सामने यही एक छोटा मन करके मैंने आपसे ये बात कही कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरे साथ वालों का अच्छी रैंक पे सिलेक्शन हो गया और कुछ लोग तहसीलदार तब बने, कुछ लोग अकाउंट सर्विस में गए। तो आपने मुझे एक बात कही थी सर कि जिनको सफलता पहले ही प्रथम प्रयास में मिल जाती है उसको उस पोस्ट की उतनी कदर नहीं रहती जितनी उसको कठिन मेहनत करके। हाँ बिल्कुल, देखिए संघर्ष से आदमी में निखार तो आता ही है। बिल्कुल सर। तब मैं सोचती थी कि मजबूती तो हम में आज कम है, तो डेफिनेटली ईश्वर अगर चाहेगा तो अगली बार कुछ ना कुछ इससे बेटर निकाल के लाएंगे और अपने रुकेंगे नहीं यहाँ पे। तो आपका आशीर्वाद रहा, घर वालों का सपोर्ट रहा, क्योंकि एक लड़की साथ सर मुख्यतः समस्या ये आती है कि प्रथम असफलता के बाद वो आपको घर की ओर वापस ले चलते। तो इसमें सर ये मेरे मतलब घर वालों का बहुत बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने मेरे को एक और मौका दिया कि मैं यहाँ पे रह के कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर सकूँ। तो फिर अगला प्रयास रहा 2018 का। तो 2018 के प्रयास में आप कहाँ तक पहुँचने में सफल हुए? सर 2018 में भी मेरे को लगता है कि जितनी मेरी इसमें जान थी उससे ज़्यादा मैंने मेहनत की, चाहे वो रातों को जगना हो, चाहे वो दिन को सुबह जल्दी उठ के पढ़ना हो। तो मेरी मुझे लगता है कि 16 से 17 घंटे पढ़ाई का मेरा तब ड्यूरेशन रहता था। क्या बात है, क्या बात है। और मेरे को ध्यान है कि तब अपना इतना कुछ कम स्टूडेंट होते थे तब आश्रम में, तो इतना जुड़ाव रहता था सर से कि रात को अगर मैं सो रही हूँ तो मैं सर को मैसेज करके सो रही हूँ कि सर मैं 2 बजे हैं अब सो रही हूँ और इतने बजे मेरी कोशिश रहेगी कि आपने वापस से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा जुड़ाव था मेरा, गुरु शिष्य का ऐसा जुड़ाव रहा आपसे। तो सर उसमें भी मेरी 274 रैंक रही, तो उसमें भी थोड़ी सी निराशा के साथ मैं ये थी कि कुछ ना से तो बहुत अच्छा है कि हमारे पास स्टेबिलिटी आ गई है जीवन में, और पर मेरी आशा अनुकूल नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि अभी भी प्रिया
आप में इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए कि अगर आपको सफलता मिली है तो इससे ज़्यादा आपके अगर हक में आती है तो आपको मेहनत के लिए और जुटना चाहिए, कुछ प्रयास और करने चाहिए और कमियां तराशनी चाहिए कि खुद में अभी भी आप में कमियां हैं जिसकी वजह से आप टॉप 100 में तो नहीं आए। अच्छा, एक बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं अपने विद्यार्थियों के बारे में उनके सहयोगियों या उनकी प्रजा कह लें उनसे फीडबैक लेता रहता हूँ कि भाई ये कैसा काम करता है, इसका व्यवहार कैसा है, ये कितनी व्यवहार कुशल है। तो आपके बारे में ये कहा गया कि प्रिया जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑफिसर है कि काम को बड़े प्रॉपर वे में करती है और विधि सम्मत तरीके से करती है और बहुत ही बारीकियों को पकड़ती है। धन्यवाद सर। तो ये कहीं ना कहीं आपकी योग्यता है, माँ सरस्वती की आप पर कृपा है। अच्छा, वैसे क्या है कि लगातार हम लोग चयनित अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं कि भाई तैयारी करने की विधा क्या होती है, तरीका क्या होता है। तो आप अब जो चूँकि आप टॉपर है तो इसलिए सब उस बात को आपके श्रीमुख से भी सुनना चाहेंगे कि भाई बताओ तैयारी की क्या विधा है, क्या तरीका है। सर, मैं सबसे पहले तो बच्चों को ये बताना चाहूँगी कि तैयारी का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आपको एक लंबे टाइम के लिए, अगर आप राजस्थान की इस परीक्षा में उतरते हैं या फिर आप एसआई की परीक्षा में उतरते हैं, तो ये राजस्थान की सबसे सर्वोच्च परीक्षाएं हैं राजस्थान में। तो अगर आप इसमें जुटते हैं तो आपको इतनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ जुटना है कि आप ये माने कि अगर आरंभिक असफलता आई है तो डेफिनेटली सरस्वती मैया ने और ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा हुआ है, तो आप ज़रूर सफल होकर निकलेंगे। तो सर, मेरी स्ट्रेटजी यही रही कि अगर आरंभिक स्टेज पे असफल हुए हैं तो हम उससे घबराएंगे नहीं और कमियां देखेंगे सर। डेफिनेटली किसी भी आयोग का, जैसे आप बात करते हैं कि आयोग वही रहेगा, सिस्टम वही रहेगा, इसके बीच में से हमको रास्ते निकालने हैं और अपना जो स्थान है उसमें अपने को आना है और चयन करवाना है। तो यही सिस्टम रहा। तो मैंने मेरी कॉपीज़ बार बार देखी कि क्या कमियां रही हैं, उसमें जो कमियां रही हैं। इसके साथ साथ सर, अपने आश्रम में एक चीज़ ट्रेंड रहता है कि हम पेपर देते नहीं हैं, पेपर बनाते भी हैं, पेपर चेक भी करते हैं और पेपर इंटरव्यू लेते भी हैं। तो इसमें सर ये चीज़ रहती है कि सामने वाले की साइकोलॉजी क्या रहती है। जैसे मैं देखती हूँ कि 6-7 कॉपियाँ चेक करने के बाद 8वीं कॉपी जब मेरे पास आती है वो सेम पैटर्न में हो तो हम बोर हो जाते हैं कि इसने भी यही लिखा होगा, इसने भी यही लिखा होगा। तो जब कॉपी में चेक करती थी तो सर मुझे ऐसे लगा कि कुछ 4-5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पिछली बार भी अपने टॉपर रहे। जैसे मैं नाम लेना चाहूँगी, अनुमानाराम जी अपने आश्रम के स्टूडेंट रहे, या कुछ ऐसे अनुभवी व्यक्ति रहे। तो उनकी कॉपी में कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा ज़रूर मिलेगा जिससे कि वो टॉपर आए हैं। डेफिनेटली उनकी प्रतिभाएँ कहीं ना कहीं उनकी कॉपी में दिखेंगी। तो मेरा ये था कि अगर मेरे को कॉपी भी चेक करने के लिए बुला रहे हैं तो पहले तो मुझे वो वेस्ट ऑफ टाइम लगता था, सॉरी इसके लिए कि मुझे ऐसे लगता था कि ये आदमी 2 घंटे मेरे ख़राब कर देता दिन में। तो मुझे पढ़ना चाहिए एक लाइब्रेरी में जाके या एक पीजी के रूम में बैठ के पढ़ना चाहिए। परंतु उसका बाद में जब आज मुझे आउटपुट मिला है तो मुझे ये समझ आ रहा है और मैं ये दर्शकों को पहले से ही ये बताना चाहूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो कॉपी चेक करना या कॉपी देखना आपको ये लीड देता है कि किस कॉपी में क्या क्या कंटेंट अच्छा है। तो इस बार वाली सर जो मेरी कॉपीज़ आएंगी तो मैं बच्चों को दिखाना चाहूँगी कि किस वजह से वो मुझे इतने मार्क्स मिले हैं। तो आरपीएससी अगर फेयर सिस्टम के साथ काम करती है तो उसमें वो आपका जो एफ़र्ट है वो दिख के आता है और उसमें मेरे दिखेंगे आपको सर कि उसमें मैंने चेकर बोर्ड भी बनाया है, मैंने उसमें मैपिंग भी की है, कुछ ना कुछ सारणी भी की है, आंकड़े प्रदर्शित किए हैं जिससे कि उसको कंटेंट भरा हुआ दिखे। तो ये सर इस बार मेरी मुझे लगता है कि बिल्कुल 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 वास्तव में कॉपीज़ बहुत ही शानदार तरीके से चेक होती हैं और बड़ी मेहनत करती है कॉपीज़ चेक करने वाली जो टीम है। और एक बात यहाँ पर नोट करने वाली है वो ये है कि मैं एक विधा मानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आरएएस में सफल होना चाहता है तो उसे प्री का पेपर बनाना आना चाहिए, मेंस की कॉपी जांचनी आनी चाहिए और इंटरव्यू लेना आना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में तो बच्चों को लगता है कि क्या ये टाइम ख़राब हो रहा है, कहाँ हमें उलझा दिया, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको प्री पेपर निर्माता की साइकोलॉजी को जानना है, आपने मुख्य परीक्षा की कॉपी जांचने वाले व्यक्ति के मनोविज्ञान को समझना है और आपने इंटरव्यू लेने वाले की उस पैनी नज़र को
पकड़ना है जो वो आपके भीतर देखना चाहता है। तो इस काम को अवश्य करें। अच्छा, एक नोट्स के बारे में रहता है कि उसके नोट्स पढ़ लो, इसके नोट्स पढ़ लो, ठीक है, पिछला जो टॉपर है उसके नोट्स पढ़ लो। आप क्या औचित्यपूर्ण मानती हैं इस तरह से किसी दूसरे के नोट्स पढ़ना, या नोट्स खुद के ही बनाए जाते हैं? सर मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट हमारा जो स्टार्टिंग फेज़ होता है तो हमें बुक रीड करना सिखाया जाता है। जब हम नर्सरी में होते हैं, तब फर्स्ट में होते हैं, सेकंड में होते हैं, तो हमें बुक रीड करवाना सिखाया जाता है। तो ये एक फाउंडेशन है किसी भी बच्चे का। मुझे लगता है कि अपने को किताबों को छोड़ना नहीं चाहिए। किताबें एक ऐसा सोर्स है जो अपने आप में बहुत तराश के बनाई गई चीज़ें, उसमें जो ऑथर है उसका बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, तब वो किताब छपती है और पब्लिश होती है। तो नोट्स मुझे लगता है किसी भी संस्थान के या किसी भी व्यक्ति विशेष के नोट्स आपके लिए सफिशिएंट नहीं हो सकते। आपका कंटेंट खुद का आपके लिए सफिशिएंट होता है। मेरे पास सर कमी ये रही कि 2018 में और जो 21 अगर तुलना करें 2018 और 21 की, कि 2018 में मेरे पास सेल्फ मेड नोट्स नहीं थे। सेल्फ मेड इन द सेंस बुलेट नोट्स जिसकी बात हम करते हैं, जो आपने खुद बनाए। बिल्कुल सर। इस बार मेरे पास 4 ऐसी बड़ी मोटी कॉपियां थी जिसमें प्रत्येक में 3 खंड थे और उसमें सभी सब्जेक्ट की ब्रीफिंग मैंने कर रखी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो एग्ज़ाम था अपना संभाग लेवल पे मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो मैं वो 4 कॉपियाँ ही कैरी करके जा रही थी और उन 4 कॉपियों को मैंने 2 बार रिपीट कर लिया। तो ये मेरी लीडिंग पॉइंट था कि मैं जब एग्ज़ाम में बैठ रही हूँ तो मेरी 2 बार रिवीजन उसी 2 दिनों में हो चुकी थी। तो इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था पिछली एग्ज़ाम की कंपैरेटिवली। तो नोट्स अगर हम नोट्स की बात कर रहे हैं तो वो व्यक्ति के खुद के नोट्स उसके लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं। मेरे नोट्स आपके लिए फ्रूटफुल नहीं हो सकते, आपके नोट्स मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं हो सकते। तो किताबें पढ़िए, किताबों में से छंटनी कीजिए। मुझे ऐसा लगता है साइंस का पार्ट बहुत बड़ा चेंज हो गया था, तो उस साइंस को मैंने 15 दिन के अंदर जैसे कवर किया वो मेरे नोट्स में था। उसके बाद मुझे किताब वापस खोलने की ज़रूरत। बहुत बढ़िया, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ आश्रम में ही तैयारी की या कहीं और किसी संस्थान से भी आपने मदद ली है? सर 2014 से स्टार्ट लेके और आज जितनी भी तारीख हो रही है उस तारीख तक मैंने किसी और संस्थान में प्रवेश भी नहीं लिया, किसी की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ी और किसी की तरफ रुख भी नहीं किया। सर अभी जैसे सिलेक्शन होने के बाद डेफिनेटली आपके वर्ड्स में कहूँगी तो हम आज की सेलिब्रिटीज़ हैं, तो बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोग आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, परंतु मैं स्टूडेंट को ये मैसेज देना चाहूँगी कि मैं विशुद्ध भाटिया आश्रम से मेरी स्टार्ट हुई और इस जर्नी 2nd रैंक तक मुझे पहुँचाने में सिर्फ़ और सिर्फ भाटिया आश्रम का योगदान रहा। मैं किसी और संस्थान की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने किसी और संस्थान में एडमिशन नहीं लिया। ये मैं दावे के साथ कहती हूँ कि भाटिया आश्रम अपने आप में एक इनफ सेवार्थ आश्रम है जिसके थ्रू आप एक सामान्य परिवार के होने के नाते भी अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं। पहले लोग सर भ्रांतियाँ ये पाले बैठे थे कि जयपुर में जाए बिना तो आपकी गति नहीं है और आप मतलब टॉप 50 में तो बहुत कम अपनी स्थान एस्टेब्लिश कर पाओगे। तो मैं सर जयपुर में गई तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पोस्टिंग जो मेरी सचिवालय में तब पोस्टिंग थी 2021 में, उस रिगार्डिंग गई, पर उस दरमियान भी मैंने एक लाइब्रेरी जरूर ज्वाइन की है, परंतु किसी भी संस्थान में एडमिशन नहीं लिया। तो मैं एक कंप्लीट रूप से साम नाम दंड भेद अगर किसी भी मेथड से कहो तो भाटिया आश्रम की स्टूडेंट। साम दाम दंड भेद का अर्थ यहाँ पर कहीं बच्चे गलत ना लगा लें। कहने का मतलब ये है कि प्रिया जो है पूरी तरह से आश्रम की एक समर्पित विद्यार्थी है। देखिए, आश्रम का एक टारगेट है, एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य ये है कि एक आम बच्चे को, एक मज़दूर के बच्चे को, एक किसान के बच्चे को, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बच्चे को या ज़रूरतमंद बच्चे को शिक्षा की प्राप्ति हो और हमारे क्षेत्र का, हमारे राज्य का कम से कम कोई बच्चा ये ना सोचे कि अगर वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत होता तो वो ये कर लेता, वो कर लेता। देखिए, आश्रम ये टारगेट लेकर चल रहा है, साथ में ही आश्रम जो है एक और लक्ष्य लेकर भी चल रहा है, विशेषकर प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के लिए ईमानदार, संवेदनशील, सकारात्मक, दबंग और जातिवाद से रहित
तो प्रिया, ये हमारे टारगेट्स हैं जिन पर आप बिल्कुल खरा उतरेंगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अब लास्ट में कोई संदेश युवा वर्ग को आप देना चाहें? पर्टिकुलर मैं देखता हूँ कि पढ़ाई के संदर्भ में नहीं, अन्य चीज़ों में भी भटकाव की बहुत सारी स्थितियाँ रहती हैं एक युवा के सामने, तो क्या संदेश इस बिंदु पर देना चाहेंगी आप? सर अभी एक बात मैं बच्चों से कहना चाहूँगी कि एक तो मेरे पास फ़ोन कॉल्स बहुत आए कि आप उसी 250 रुपये फ़ीस वाली जो बैच चलते हैं उसी की स्टूडेंट है, या सर ने कोई स्पेशल बैच आप जैसे टॉपर्स के लिए चला रखा था जिसमें से आप निकली। तो मैं वो 250 रुपये फ़ीस देने वाले ही बैच की स्टूडेंट हूँ, और आज तक मैंने 250 रुपये फ़ीस 2014 से लेके आज तक दी है, तो उसी बैच की स्टूडेंट हूँ मैं। सर आपकी बात से पहले ये बात करना चाह रही थी। बाकी मैं युवा वर्ग को सर ये संदेश देना चाहूँगी कि आजकल के माहौल में नकारात्मकता ज़्यादा है, पॉजिटिविटी लोग आपको कम दिखाएंगे। कल्चर हमारा ऐसा हो चुका है कि अपने किसी भी जो टारगेट लेके चलते हैं उसके प्रति हमें समर्पित करने वाले लोग कम हो जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि ये ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी है, और आपके माता पिता की जो उनकी पूरी मेहनत है वो आप पे लगाई हुई है। तो मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आप पढ़ाई के मोटो से कहीं निकल के और अपने माता पिता की पॉजिटिविटी से कहीं बाहर आते हैं तो उनका विश्वास आप में बनाए रखिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं सर। मैंने देखा है कि माता पिता हमारे जी जान लगाते हैं कि आप यहाँ तक पहुँचें, तो वो विश्वास के साथ भेजते हैं। उसी विश्वास को आप प्लीज़ कायम रखें। ज़िंदगी बहुत लंबी है, आपको अच्छे काम करने के लिए बहुत समय मिलेगा, मौज मस्ती करने के लिए बहुत समय मिलेगा। होली, दिवाली, फलां आजकल की छोटी किट्टीज़ पार्टीज़ हो रही है सर, कुछ ना कुछ और हो रहा है। बहुत समय मिलेगा लाइफ में, तो गुमराह मत होइए। ये जो ग्लैमर की दुनिया है, अगर इसमें अभी से आप गुमराह होगे, सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत गुमराहजनक दुनिया है, इसका पॉजिटिव वे में यूज़ कीजिए। आपको जो आज़ादी आपके परिवार ने दे रखी है उसका पॉजिटिव वे में यूज़ कीजिए, और उनको पागल मत बनाइए। मैं तो यही कहूँगी कि अगर जिस मोटो के साथ आप आए हैं, अगर उसको अचीव कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली एक तो स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, और दूसरी बात आप अपने जो टर्म्स पे लाइफ जैसे भी जीना चाहें वैसे जी सकते हैं। धन्यवाद सर। तो अभी हमारी मुलाकात हो रही थी प्रिया बजाज से, जिन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2021 में पूरे प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल की है। तो प्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद और बधाइयाँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।